आज क्लास 6 चैप्टर 5 कक्षा 6 और पाठ 1 जिसमें है भारतीय इतिहास जानने के स्रोत हिस्ट्री है। किस प्रकार से इतिहास को जाना जा सकता है। मैं हट जाऊंगा तो रख लीजिएगा, ठीक है। इतिहास को जानने के स्रोत कई हैं, जैसे यही है। अभी यहीं पर हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, खूब तेज से भूकंप आ जाए, धस जाए नीचे, और हम लोग पूरा ऐसे आप लोग हमको देख रहे हैं, मैं ऐसे खड़ा हूं। जब यहाँ पर खुदाई होगी कुछ दिन के बाद, तो ऐसे ही सब कुछ मिलेगा। यहाँ मोबाइल लगा रहेगा, यहाँ मैं खड़ा रहूंगा, यहाँ सब कुछ। लोग पहले सोचेंगे ये कोई जानवर आया होगा, और इसको लोग बड़ा ध्यान से देख रहे हैं, मुझे जानवर सोचेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे, फिर देखेंगे उसके नीचे, अच्छा किताब उताब मिल रहा है, लग रहा है मास्टर रहा होगा, ये बच्चे पढ़ रहे होंगे। फिर सोचेंगे ये क्या कर रहा होगा, मोबाइल, इसमें कुछ चल रहा होगा जो मास्टर इसके विषय में बता रहा होगा। तो इसी से इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। इसी को पुरातत्व कहते हैं, इसी को स्रोत कहते हैं, इतिहास जानने के स्रोत कहते हैं। बात समझ नहीं? इतिहास क्या होता है वो समझो। इतिहास जानने के स्रोत, इतिहास पहले सबसे बड़ी बात समझो, इतिहास के फादर कौन है? हु इज द फादर ऑफ हिस्ट्री? इतिहास के फादर कौन है? हेरोडोटस, ठीक है। जो क्वेश्चन है मुझसे खड़े होकर पूछ लीजिए। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है। इतिहास क्या होता है? देखो, बीते हुए समय और उस समय के लोगों को समझने और जानने के साधन को इतिहास कहते हैं। बीता हुआ समय था, उस समय के लोगों को जानने और समझने के साधन को इतिहास कहते हैं। मतलब ये सब क्या है, जो इसमें देश सब जो प्राप्त हो गए, सब क्या है, साधन ही तो रहेंगे। वैसे ही प्राचीन काल में बहुत से ऐसे समय आए जो कि खत्म हो गए। खुदाई से पता चलता है, उसके नीचे जो अवशेष प्राप्त होते हैं उससे पता चलता है कि यहाँ पर ये चीजें रही होंगी। जैसे उदाहरण तौर पर मैं बता रहा हूँ, सिक्का। जैसे बहुत पुराना सिक्का एक मिल जाए, तो इस सिक्के पर क्या होता है, सन लिखा होता है। किस सन का बना है वो सन लिखा होता है। बात समझे? फिर दूसरी बात, उस सिक्के पर शासक का नाम होता है, उससे पता चलता है कि वो शासक कौन रहा होगा। आई बात समझ में नहीं? इसके बाद देवी देवता फोटो हो सकता है, पता चलेगा उस समय उस देवी देवता का पूजा होता होगा। तो एक सिक्के से इतनी चीजें प्राप्त होती हैं। तो क्या क्या है, देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत कौन है? पहला है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है ऐतिहासिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में क्या होता है समझो, अभिलेख है, स्मारक और भवन है, सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, चित्रकला है और मुहरे हैं। अभिलेख से क्या पता चलता है? जैसे अशोक के रुम्मिनदेई अभिलेख सबसे इंपॉर्टेंट है। रुम्मिनदेई अभिलेख से पता चलता है, देखो यहाँ पर है रुम्मिनदेई अभिलेख से पता चलता है, ये लुम्बिनी से प्राप्त हुआ है। उसमें अशोक ने घोषणा किया है, लुम्बिनी में जो लुम्बिनी से जो सिक्का प्राप्त हुआ है उससे पता चलता, वहां पर लिखा है सिक्के अभिलेख पर कि वहां के लोगों से 1/8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा, कृषि उपज का 1/8वां भाग। आई बात समझे? क्योंकि भगवान बुद्ध वहीं पर पैदा हुए थे। आई बात समझे नहीं? इसलिए वहां पर एक्चुअली अशोक सम्राट जो है ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, इसलिए उनका लगाव बौद्ध धर्म से ज्यादा था, बुद्ध से ज्यादा था। इसलिए उन्होंने कहा कि कृषि उपज का 8वां भाग कर के रूप में लिया जाएगा। ये हमको कैसे पता चला? अभिलेख से पता चला। बात समझे कि नहीं? सिक्के और मुहरे, स्मारक और भवन, जैसे बिल्डिंग थी, जैसे हड़प्पा में, हड़प्पा इसमें पाकिस्तान में है। पहले अखंड भारत जब हुआ करता था तो वो उस भारत में ही था। हड़प्पा की खुदाई हो रही थी। एक्चुअली देखो हुआ क्या, रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो ईंट की कमी पड़ रही थी। तो जो अंग्रेज था उसको एक ऊंचा सा टीला दिखाई दिया, टीला समझ ना, ऊंचा चीज होता है। वो कहा जाओ वही ईंट है उसी में से उखाड़ लो। जब ईटा उखाड़ना शुरू किया उसमें से, तो पूरा भड़बड़ा के नीचे गिर गया और उसके नीचे पूरा शहर बसा था। इसका मतलब जानते हो क्या है?
इसका मतलब ये है बहुत हड़प्पा एक नगरीकृत सभ्यता थी, वहां पर एक नगर था, शहर था वो। बात समझे? इससे शहर पता चलता है, भवन का पता चलता है, नाली, पानी का निकास, वहां के रहन सहन, ये सब का पता चलता है। ये हो गए स्मारक और भवन। सिक्के की बात मैंने बताया, मूर्तियों से पता चलता है कि उस समय किस देवी देवता का बोलबाला था। बात समझे नहीं? किस देवता का पूजा हुआ करता था, किसका नहीं हुआ करता था। चित्रकला पेंटिंग से पता चलता है कि उस समय के लोग किसको ज्यादा मानते थे। जैसे पशुपतिनाथ, एक पता नहीं कौन सा भगवान है, पशुपतिनाथ का बना हुआ है, खूब बड़ा सा शंकर बताया जाता है। उनके अगल बगल जानवर हैं, खूब स्ट्रक्चर बना गया, पेंटिंग बना गई है। बस समझे? तो चित्रकला पेंटिंग। मुहरों से क्या पता चलता है? मुहरों से देखो, जो मुहर लगाया जाता है, मुहरों से पता चलता है कि कौन शासक उस समय था। जैसे सिक्का और मुहर एक ही चीज है। जैसे मुहर सिक्के से पता चलता है, शासक समय का पता चलता है, उसी प्रकार से मुहरों से भी क्या पता चलता है? शासक, धातु और समय का पता चलता है। किस धातु का सिक्का बना है ये पता चलता है उस समय। जैसे चांदी का सिक्का चले तो समझ लीजिए उस समय चांदी ज्यादा था। जैसे गुप्त काल में सोने का सिक्का सबसे ज्यादा बनाया गया, इसका मतलब गुप्त काल में सोना सबसे ज्यादा था। बात समझे नहीं? तो ये हो गए आपके पुरातात्विक स्रोत। ऐतिहासिक स्रोत क्या है? पुरातत्व क्या होता है जानते हो? पुरातत्व का मतलब होता है प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई गई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों तथा इमारतों आदि के अवशेषों का जो अध्ययन किया जाता है उसे हम पुरातत्व कहते हैं। और जो इसका अध्ययन करता है उसे हम पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। बात समझ नहीं? पुरातत्व समझ आया? जैसे जमीन की खुदाई उदाई जो करता है, जो इन सब का पता लगाता है, उसी को पुरातत्ववेत्ता कहा जाता है। इस अध्ययन को पुरातत्व कहा जाता है। आई बात समझ नहीं? आर्कियोलॉजी कहा जाता है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया एक टॉपिक है। अब देखो ऐतिहासिक स्रोत में क्या क्या है वो समझो। ऐतिहासिक स्रोत में दो स्रोत है इंपॉर्टेंट। पहला है आपका भारतीय साहित्य और दूसरा है विदेशी साहित्य। ठीक है? भारतीय साहित्य में क्या है देखो, धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और संगम साहित्य। धार्मिक साहित्य क्या है? 3 प्रकार के धर्म आपको देखने को मिलेंगे। उस समय इस्लाम नहीं था। बात समझ नहीं? ब्राह्मण साहित्य है, बौद्ध साहित्य है, जैन साहित्य है। ब्राह्मण साहित्य को बाद में हिंदू साहित्य कहा गया। बात समझ नहीं? ब्राह्मण साहित्य में देखो, ब्राह्मण साहित्य सबसे बड़ा है। ब्राह्मण साहित्य में वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, उपवेद, षड्दर्शन, महाकाव्य, पुराण तथा स्मृति आते हैं। ये ऊपर लिख दिया पूरा ये सब। इसको मैं रख कर बताता हूँ। ब्राह्मण साहित्य थोड़ा बड़ा है। देखो बौद्ध साहित्य में क्या क्या आएगा वो समझो। बौद्ध साहित्य में ऊपर देखो बोर्ड पर, बौद्ध साहित्य में 3 प्रकार के पिटक हैं। वास्तविक नहीं, विनय पिटक, यहां पर है विनय पिटक, अभिधम्म पिटक और सुत्त पिटक। पहला सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, ये 3 पिटक हैं। इससे बुद्ध काल का पता चलता है। जो तथागत बुद्ध थे, जो 563 बीसी पैदा हुए थे और 83 या 84 वर्ष के 80 वर्ष के आगे उनकी मृत्यु हो गई थी। बात समझे कि नहीं? मिलिंद पन्नु, बुद्ध चरित्र, विद्यावदान, ये सब बुद्ध चरित्र है। जैन साहित्य में क्या है? जैन साहित्य में मुख्यतः 4 है। एक है परिशिष्ट वर्तन, दूसरा है भद्रबाहु चरित्र, तीसरा है भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। ये जैन साहित्य है। इससे पता चलता है कि हमारा प्राचीन इतिहास कैसा था। प्राचीन इतिहास के पढ़ने के सब स्रोत हैं। इसको जब पढ़ेंगे तो पता चलता है कि ये चीजें थी। अभी इसको बहुत डिटेल हम वर्णन करेंगे। अभी तो केवल एक आईना दिखा रहे हैं। ब्राह्मण साहित्य में देखो, इसको देखो फिर ब्राह्मण साहित्य बताते हैं। ब्राह्मण साहित्य थोड़ा ज्यादा बड़ा है, ठीक है? इसलिए ब्राह्मण साहित्य को अभी थोड़ी देर बताता हूँ। ऐतिहासिक स्रोत में क्या क्या है वो समझ लो। भारतीय साहित्य हो गया, विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य में यूनान और रोम के लेखक, यूनान और रोम के लेखक देखो, हेरोडोटस,
जो इतिहास के फादर मैंने बताया, इनको इतिहास का पिता कहा जाता है। ठीक है, निरयाकस है, फिर इसके बाद अरिस्टोबुलस है, मेगास्त्रीज है, टालमी है, ये सब यूनान से आए थे। चीनी लेखक मुख्यतः 3 याद रखिएगा, हेनसान, फाहियान और इत्सी, 3 लोग चीन से आए थे। ये लोगों ने किताब लिखा है, वही उसी किताब को पढ़ने सबको पता चलता है उस समय कैसी शासन व्यवस्था था, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि प्रकार की जानकारी के स्रोत है ये सब जो ये लेखकों ने जो किताब लिखा है, वास्तविक नहीं। जैसे मेगास्थनीज का किताब है एक इंडिका, अब उसको पढ़ेंगे तो पता चलता है उसमें भारतीय शासन व्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, स्त्रियों की स्थिति कैसी थी, वास्तविक नहीं। ये सब चीजें पता चलता है उस समय इन साहित्यों से। देखो संगम साहित्य में क्या क्या है, संगम साहित्य में अल सुलेमान ये राइटर है, अल बरूनी, अल मसूदी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, ये नाम है सर। ये है संगम साहित्य के अरबी लेखक है सर, ये अरब देश से आए थे, वास्तविक नहीं। कौन है? अल सुलेमान, अल बरूनी, अल मसूदी, मार्को पोलो, इब्न बतूता। मोरक्को से आया था इब्न बतूता। ये मोरक्को कहा जाते हो, ये पड़ेगा अफ्रीका में, वही शायद में। ठीक है, ये सब आए यहाँ पर किताब लिख करके गए। इसके किताब का नाम है रेहला, वही रेहला। अभी सारा कुछ बताएंगे, एक ही बताएंगे ना तुम लोग बेहोश हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मतलब थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाएंगे, कुल एक हो जाएगा तो आधा लोग सो जाएंगे। तो ये सब जो ये राइटर्स है, ये किताब के लेखक हैं, इससे पता चलता है कि हमारी उस समय की व्यवस्थाएं कैसी थी। अब देखो यहां पर जो धर्मनिरपेक्ष साहित्य कौन कौन से हैं, एक लिखा गया अर्थशास्त्र, एक व्यक्ति था उसका नाम था कौटिल्य। अगर सुने नहीं, कौटिल्य ने लिखा है अर्थशास्त्र, बहुत माइंडेड आदमी था कौटिल्य। जिसको चाहा उसको शासक बनाया, जिसको चाहा उसको शासन सत्ता से उतार दिया। एक व्यक्ति था नंद वंश का, उसका नाम था महापद्मनंद। महापद्मनंद ने कौटिल्य को धक्के मार के अपने राज से बाहर निकाल दिया। जब धक्के मार के बाहर निकाल दिया तो उसकी चुरकी जो है खुल गई है, चुरकियां जो होती है खुल गई। उसी में वो गुस्सा गया, कह रहा है कि अब ये चुरकी तभी बांधूंगा जब तुम्हारा सर्वनाश करूंगा। बात समझे? कौटिल्य ब्राह्मण था। फिर इसके बाद जा रहा था तो एक लड़का खेल रहा था, वो लड़का जो है गाइड कर रहा था, बच्चे खेल बता रहा था ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। उसको समझ में आया लड़का है कौन, इतना माइंडेड है। उसको बुलाया, कह रहे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो हमारे साथ। तो उसको लेके गया अपने साथ। उसकी माता जी थी, माता जी से मांगा, कह रहा है कि बच्चा हमको दे दो, मैं इसको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा। तो डर गए कि पता नहीं कहाँ लेके जाएगा। फिर इसके बाद उस लड़के को पढ़ाया लिखाया यही कौटिल्य। वो लड़का बाद जाते कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य बना। वही चंद्रगुप्त मौर्य ये नंद वंश का सर्वनाश कर दिया, फिर चुरकी बांध लिया। समझे? यही कौटिल्य, जिसको चाहा उसको शासक बना, जिसको चाहा उसको गद्दी से उतार दिया। समझे? यही है अर्थशास्त्र लिखे हैं। एक्चुअली अर्थशास्त्र ये ऐसा नहीं रुपए पैसे का वर्णन किया, अर्थशास्त्र रुपए पैसे वर्णन किया था, लेकिन यहाँ पर राजनीति इसमें है, राजनीति कैसे चलेगी उसका वर्णन किया गया है। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था पाणिनि, नाम है नाम। ठीक है, पाणिनि ने लिखा है अष्टभाई, उससे पता चलता है उस समय शासन व्यवस्था कैसी थी। मुद्रा राक्षस के लेखक है विशाख दत्त। वो लड़की क्या कर रही है? राक्षस है। मुद्रा राक्षस पढ़ा रहा हूं तो पीछे कहां देख रही हो? राक्षस नहीं आएगा, चिंता मत करो, ये मुद्रा राक्षस है। विशाख दत्त ने लिखा है। इसके बाद एक व्यक्ति था, उनका नाम था कालिदास। कालिदास नाम सुने हो? कालिदास एक बार 4 थे ब्राह्मण थे। तुम लोग कुल कहानी ब्राह्मण सही है तो है। वो एक महिला थी, उस महिला से शास्त्रार्थ हो रहा था ब्राह्मणों का। उस महिला से ब्राह्मण शास्त्र में हार गए, शास्त्र था उससे हार गए शास्त्रार्थ। अब ब्राह्मण को बड़ा बुरा लगा। पंडित जी जा रहे थे, एक आदमी था वो पेड़ पर चढ़ा था, जिस डाल पर बैठा था वही डाल काट रहा था।
समझे? मतलब ये पेड़ है, मान लो ऐसे देखो, ये पेड़ है, ये इसका डाल निकला है, यहाँ बैठ के यहाँ से काट रहा है, ठीक है? आगे कटेगा तो कहाँ जाएगा? गिरेगा नहीं। तो पंडित जी सोचे कि अब इससे बड़ा मूर्ख हमको नहीं मिलेगा, वो महिला का विवाह विशेष करवाएंगे, किसी पागल से करवाएंगे। इसके बाद लेके गए, यही जो जो बता रहा, जो डाली काट रहा था, यही कालिदास थे। ले गए उसको शास्त्रार्थ करवाए, पंडित जी लोग बताए थे जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे कहना। तो कुछ बोलते नहीं थे, तो वहां पर वर्णन होने लगा, शास्त्रार्थ होने लगा, तो मौन हो रहा था। मतलब उन लोगों ने कहा कि आज महात्मा जी का मौन है, ये बोलेंगे नहीं। तो लड़की एक अंगुली उठाई, तो इनको लगा कि मेरी एक आंख खोलने के लिए कर रही है, एक आंख खोलने के लिए कर रही है। तो उसने 2 अंगुली दिखाया, कह रहा तुम्हारा 2 खोल रही। तब इस उसका वर्णन जानते हो कैसे किया गया? उसका वर्णन ये किया गया कि ईश्वर एक नहीं है, 2 है, ठीक है? हाँ। तो उसमें मतलब पंडित जी वर्णन किए, कहे कि महात्मा का कहने का मतलब ये है ईश्वर 2 है, और उनका कहने का मतलब ये था, जो महिला थी उनका कहने का मतलब ईश्वर एक है, उनका मतलब परमात्मा था। यहाँ पर आत्मा और परमात्मा 2 चीजें। बस इस प्रकार शास्त्रार्थ खूब चला, अंत में महिला शास्त्रार्थ हार गई, पंडित जी लोग जीत गए। अब शादी करना ही पड़ेगा, उस महिला का शादी उस व्यक्ति से होना तय हो गया। लेकिन ये तो कुछ नहीं जानते थे, ये तो नील थे, वो सब पूरा वर्णन पंडित जी किए थे ना। जब शादी हो गई तो ये गए, तो सोची कि मतलब जो फर्स्ट नाइट होता है सुहाग रात में, वो सोची कुछ शास्त्रार्थ हो जाए, कुछ शास्त्रार्थ हो जाए। शास्त्रार्थ होना शुरू कर, उसको कुछ आता ही नहीं था। वहां पर जब उसको कुछ नहीं आता था, मेहरारू मार भगाई, वो लड़की मार भगा दी। जब वो भाग गया वो आदमी, इसके बाद उसको लगा, तो कसम खा लिया कि मैं तुमसे ज्यादा विद्वान होके दिखाऊंगा। वही व्यक्ति जाकर के लिखा मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सब खूब लिखा। वही व्यक्ति कालिदास है। यहाँ पर देखो, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, रघुवंशम, ये सब बड़े बड़े काव्य लिखे। जब वो आए तब तक बहुत लेट हो चुका था, बहुत विद्वान हो गए थे। लेकिन मेहरारू मार भगाए तो बहुत विद्वान हो जाता है, समझे? कालिदास देखो कितना बड़ा विद्वान हो। अब देखो ये कालिदास के ये सब रचनाएं हैं। अगला है बाण भट्ट ने लिखा है हर्षचरित, कादम्बरी, ये सब, ठीक है? अब देखो ये सब हो गए आपके, ये विदेशी साहित्य हो गए। अब देखो जरा यहाँ पर, इसको मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य थे, ठीक है? धर्मनिरपेक्ष मतलब किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर बताओ किस धर्म से कुछ लेना देना है? किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। राज तरंगिणी से क्या लेना देना? कोई मतलब नहीं है। मुद्दा राक्षस एक कहानी है, अच्छा खासा कहानी है, 4 मूर्ख वाली कहानी इसमें। अभी बताएंगे क्या है इसमें। अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत बढ़िया वर्णन किया गया है। मेघदूतम बहुत बढ़िया वर्णन, अभी इसको बताएंगे, तुमको बहुत मजा आएगा सुनने में, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। बहुत अच्छा अच्छी अच्छी कहानियां हैं इसमें सब। देखो अभी बताता हूँ, पहले इसको पूरा कर दो। कौन? इसको ये अच्छा लगा है? अच्छा लगा तो वो मिटाएंगे। अरे आज नहीं कल मिटाना ही पड़ेगा। देखो संगम साहित्य में क्या क्या था वो समझो। 3 साहित्य था ना। संगम साहित्य, संगम साहित्य में है तिरुक्कुरल, शिल्पाधिकारम, इसको शिल्पाधिकारम भी कहा जाता है, शिल्पाधिकारम भी कहा जाता है, मणि मेखलई, ऐसे बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां हैं सब। उससे पता चलता है उस समय कैसी व्यवस्थाएं थी। शिल्पाधिकारम, मणि मेखलई,
मरी मेठोरी, मरी मेठोरी, जीवक चिंतामणि, ये सब संगम नहीं, आप लोग लिखे हैं। ये सब उस समय की क्या है, संगम साहित्य है। सब दक्षिण भारत में लिखी गई थी ये सब। आएगा समझ नहीं, ये सब दक्षिण भारत में लिखा गया। ये सब पूरी कहानी आपको बताएंगे इसके बाद वाले चैप्टर में, लगभग 3-4 चैप्टर के बाद बताएंगे, ठीक है। कल आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे, हड़प्पा काल पढ़ाएंगे, 2-3 चैप्टर बाद ये सब आएगा। तिरुपुरल आएगा, शिल्पाधिकारमणि, मेठोरी, जीवक चिंतामणि, ये सब आएगा। सब आपको पूरा कहानी बताएंगे। आएगा समझ नहीं। अब देखो ब्राह्मण साहित्य में क्या क्या है वो समझो। ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मण साहित्य मुख्यतः देखो वेद क्या क्या है, वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, उपवेद, ठीक है, और स्मृति, महाकाव्य, ब्राह्मण ग्रंथ। वेद में वेद कितने प्रकार के होते हैं, वेद कितने प्रकार के होते हैं, 4, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ठीक है। देखो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक ऋषि थे अथर्वा, उन्होंने इसको लिखा है। ऋग्वेद सबसे पुराना है, फिर इसके बाद यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। हे गान जिसमें गाया जाता है, ये सब गायन वाला वेद है। ऐसा समझ नहीं, इसमें एक कहा है जैसे ये है सारे गामा पाधनी सा, इसी में है। अथर्ववेद में जादू टोना तंत्र मंत्र जो सब तुम लोग जंतर पढ़े हो ना, दिमाग काम नहीं कर रहा है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद समझ नहीं आ रहा है, बेचारा सोचा ना। देखो जैसे बोले सामवेद गाए जाने वाला वेद है तो बजाने लगा। जब कोई गाएगा तब तो बजाओगे। सारे गामा पाधनी सा, रघुपति राघव राजा, ठीक है। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ में 3 प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऐत्रेय, कौशिकी और गोपद, ये सब ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। फिर इसके बाद है आरण्यक। आरण्यक का मतलब क्या है, जंगल में बैठ के लिखा गया था। हाँ, ये गतो जगह जंगल में जाकर बैठ के लिख दे, आरण्यक हो गया। आरण्य में जंगल होता है। आरण्यक, आरण्यक कितने हैं, 3, ऐत्रेय, तैत्रीय और वैत्रायणी। ऐत्रेय, तैत्रीय और मैत्रायणी, ये हो गए आरण्यक। ये सब क्या है, ये प्राचीन काल के सब जानने के स्रोत हैं। अब समझ नहीं, ये सब प्राचीन काल में लिखे गए थे। फिर इसके बाद है उपनिषद। उपनिषद क्या होता है जानते हो, जैसे मेरे सभी रह करके आप लोग शिक्षा ग्रहण करें और उसी को लिखे, उसको उपनिषद कहा जाता है। गुरु के समीप रह करके जो शिक्षा ग्रहण किया था उसको उपनिषद कहा जाता है। अब समझ में नहीं, ये उपनिषद हो गया, जिसमें छांद योग है, छांद योग, कठ योग, कठोपनिषद कहते हैं इसको, कठोपनिषद और बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, ये है छांद योग, कठोपनिषद और बृहदारण्यक।
अब देखिए वेदांग क्या है। वेदों में जो चीज नहीं लिखा गया उसको वेदांग लिख दिया गया। वेदांग शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये सब वेदांग है। वेदों में जो चीज नहीं लिखी जा सकी उसको यहाँ पर लिख दिया गया, जिसको हम वेदांग कहते हैं। वेदों के ही अंग है सब। शिक्षा दीक्षा वेदों के अंग है, ठीक है। कल्प है, कल्प सूत्र है एक है, इसमें बहुत सारी चीजों का ये संस्कृत वर्णन किया गया है। व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है, ये सब वेदांग है, वेदों के अंग है सब। फिर है उपवेद। उपवेद सबसे बड़ा ब्राह्मण साहित्य है, समझ लो। उपवेद में क्या क्या है? जो आयुर्वेद है ये सब दवाई नहीं दिया जाता है, ये सब उपवेद में वर्णन किया गया है। आयुर्वेद है, आयुर्वेद, धनुर्वेद और गंधर्ववेद, शिल्पवेद। गंधर्ववेद, शिल्पवेद। गंधर्ववेद क्या होता है जानते हो? गंधर्व माने होता है प्रेम। जो प्रेम विवाह का वर्णन किया गया इसमें किया गया है। माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, ठीक है। ये सब क्या है? गंधर्ववेद में। शिल्पवेद में कलाकारी का वर्णन किया गया है, ठीक है। अब देखो अगला है षट दर्शन। षट दर्शन, षट दर्शन, षट दर्शन, इसको छह दर्शन कहा जाता है। षट दर्शन सांख्य है, योग, सांख्य, योग, न्याय, ठीक। फिर इसके बाद वैशेषिक, वैशेषिक। देखो इतने तो हो गए सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक। अब फिर है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा, मीमांसा और उत्तर मीमांसा। ऐसा बहुत बढ़िया से पढ़ लो, सब लोग पंडित जी हो जाओगे। यही कुल है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ठीक है। कथा वथा सुनाने आते यही सब कहानियां बताते हैं कुल बढ़िया बढ़िया। ये जो बताए हैं पंडित जी वाले हम कहानियां, यही सब कहानी इसी कथा कहते हैं, समझे कि नहीं। अब है महाकाव्य। महाकाव्य दो है, रामायण है और महाभारत है। रामायण की रचना किसने किया? हाँ, वाल्मीकि। महाभारत का वेद व्यास, ये वेद व्यास है और ये वाल्मीकि, ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा पुराण है जिसको महाकाव्य कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा काव्य रामायण और महाभारत। अगला है पुराण। पहले टीवी पर आता था पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भगवत पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब आता था, टीवी पर आता है। विष्णु पुराण, शिव पुराण, शिव पुराण नहीं है, हाँ शिव पुराण, भागवत पुराण और गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण कुछ लोगों को चीजें याद आने लगी। जब याद आने लगी तो उसको कहते हैं स्मृति। जो स्मृति में लिखी गई उसमें मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, ठीक है। स्मृति देखो, पुराण हो गया स्मृति। इसमें पहला है मनुस्मृति। मनुस्मृति, नारद स्मृति, नींद आ रही है।
नारद स्मृति, इनको याद आ गया इस सब लिखिए। फिर इसके बाद याज्ञवल्क स्मृति, ये सब ऋषि है सब। याज्ञवल्क स्मृति, ये इतने हो गए ब्राह्मण साहित्य, समझे? हाँ, पूरा ब्राह्मण जितना अभी तक बताया सब ब्राह्मण साहित्य है। ये सब प्राचीन इतिहास जानने के स्रोत है सब। अब देखो प्राचीन इतिहास का विकास चार्ट, किस प्रकार से प्राचीन इतिहास का विकास हुआ वो समझो। प्राचीन इतिहास का विकास 3 प्रकार से देखा जा सकता है। अब इसको एक एक चैप्टर पढ़ाएंगे। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या होता है? देखो, वह समय जहां से कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है वह समय जहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है परंतु उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ऐतिहासिक काल का मतलब ये होता है जहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है उसको पढ़ा भी जा सका, उसको ऐतिहासिक काल कहते हैं। इतनी बात समझ भाई? ठीक है, ये हो गया प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ठीक है, इसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, मैंने बताया उसको प्राप्त ही नहीं है। इसमें प्राप्त हुआ परंतु पढ़ा नहीं जा सका है, उसमें प्राप्त हुआ और पढ़ा भी गया है। पुरातात्विक साहित्यिक दोनों साक्ष्य प्राप्त हुआ है। आई बात समझ में? अब देखो, इसमें जैसे पाषाण काल है, पाषाण काल, पाषाण माने पत्थर होता है, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल प्रारंभ से 10,000 बीसी के बीच का माना जाता है। मध्य पाषाण काल 10,000 से 5500 बीसी के बीच का माना जाता है। और नव पाषाण काल 5500 से 3000 बीसी के बीच का माना जाता है। जो पूरा पाषाण काल है उसको पुनः 3 भागों में बांट देंगे। निम्न पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। देखो क्या है, इसको समझो, इसको हटा देते हैं। देखिए, पाषाण काल, इसको मैंने 3 भागों में बांटा था ना। आद्य, जिसको प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं या प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं, ठीक है, या प्राग ऐतिहासिक काल। दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा ऐतिहासिक काल। आई बात समझ में नहीं? ये प्रारंभ से 10,000 बीसी के बीच का माना जाता है। प्रारंभ से 10,000 बीसी मतलब जानते हो क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले, मतलब जब सन 1 शुरू हुआ था उससे 10,000 साल पहले से। आद्य ऐतिहासिक काल 10,000 बीसी से 5500 बीसी, ठीक है, 5500 बीसी में 55। ऐतिहासिक काल 5500 से 3000 बीसी। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। यहां देखो, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल है ना। पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। निम्न, मध्य, उच्च। निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। देखो, निम्न पूरा पाषाण काल 1 लाख प्रारंभ से, पता नहीं अनादि से, प्रारंभ से 1 लाख बीसी तक।
प्रारंभ से 1,00,000 BC, मतलब 1,00,000 वर्ष पहले। ठीक है, और ये हो गया। फिर 1,00,000 से 40,000 BC, 1,00,000 वर्ष से 40,000। ये 40,000 से नीचे आ जाएंगे तो हो जाएगा आपका 10,000। ये हो गया उच्च पाषाण काल। आगे समझ में? इस प्रकार से पाषाण काल का डिवाइडेशन किया गया है, उसको विभाजित किया गया है। एक एक टॉपिक पूरा विधिवत बताएंगे, चिंता मत करिए। पूरा टॉपिक सिक्के और मोहरे। धौलावीरा एक जगह है, मैंने आपको बताया गुजरात में पड़ता है, वहां से जो सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखो सिक्कों से क्या प्राप्त होता है? समय, शासक और ढाल को इससे पता चलता है। धौलावीरा इससे हड़प्पा कालीन नगर नियोजन तथा जल निकासी का पता चलता है। सारनाथ में एक स्तूप है, खूब बड़ा सा है। ठीक है, उसको धमेक का स्तूप कहा जाता है। कभी जाना, बनारस में है। ठीक है, खूब बड़ा सा है, ईटा से बना हुआ है, जहां पर भगवान बुद्ध ने पहली बार 5 ब्राह्मणों को शिक्षा दिया था। प्रथम उपदेश वही दिए हैं। आए बस समझ नहीं, कहां पर? सारनाथ में जाओगे, देखोगे 5 पंडित जैसे बैठे हुए हैं, भगवान बुद्ध जैसे बैठे हुए हैं, शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों को। वो 5 पंडित जी कौन है जानते हैं? हाँ, पूरा मूर्ति बनाई गई है। वो 5 पंडित जी कौन है जानते हो? जब बुद्ध नहीं बने थे, जब वो सिद्धार्थ थे, जब वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से बाहर निकले थे, तो 5 पंडित उनके साथ थे, तपस्या कर रहे थे। तो वो लोग बिना दाना पानी तपस्या कर रहे थे। बुद्ध को भूख लग गई, सिद्धार्थ को भूख लग गई। तो एक महिला को बढ़िया नहीं, भूख लग गई तो नहाने के लिए गए, तो वहीं उलट गए, समझे? तब तक एक महिला आई, उसका नाम था सुजाता। जब महिला गई वहां पर, तो फिर देखी एक व्यक्ति जो है बेहोश हो गया है, तो उसको पानी पिलाई। वो सिद्धार्थ को पानी पिलाई, सिद्धार्थ होश में आए। तो महिला ने उनको समझाया कि ये कैसा तपस्या है, ये कैसा तपस्या है कि जब शरीर ही न रहेगी तो ज्ञान कैसे मिलेगा? सही बात है ना? तब उनको जो है, फिर वो महिला ने खीर खिलाया। जब खीर खाते हुए 5 पंडित जी देखे उनको, तो कहे सिद्धार्थ अपने मार्ग से विचलित हो गया है। और 5 पंडित जी उनको छोड़कर भाग गए, कह रहे ये तो पाखंडी है, ये क्या तपस्या करेगा? फिर बुद्ध वहां से चले गए, बुद्ध नहीं सिद्धार्थ वहां से चले गए। जानते हो कहा? गया चले गए, बिहार। वहां एक पीपल का वृक्ष है, अभी भी है पीपल का वृक्ष। अभी मैं गया था वहां पर, कई पीढ़ी बीत गई उस पीपल वृक्ष के, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। पीपल वृक्ष के नीचे बैठे, वहीं पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब फिर वहां से जब वो लौटे, तो वही 5 पंडित जी को खोजे, कहाँ है? तो यही बनारस मिले थे। तो यही पहले, सबसे पहले उन्हीं के ज्ञान दिए थे। वही सबको यहाँ पर यही है, यही से प्राप्त हुआ है। इस सारनाथ का स्तूप जहाँ पर है, वही से प्राप्त हुआ है। कहीं मौका मिले जाना, बहुत अच्छा स्थल है। ठीक है, बहुत शांति प्रिय स्थल है। अब देखो एक्चुअली कैसे, जैसे मान लो, इसको हटाता फिर बताता हूं। जैसे देखो, ये कोई नदी है, अपने साथ बहाते हुए सामान को लेके जा रहे, जैसे पत्ती है, कुछ जानवर मर गए हैं, सबको बहाते हुए लेके जा रहे हैं। ये गड्ढा है, सबसे नीचे जो सबसे पहले आएगा वो रहेगा, उसके ऊपर जो बाद में आएगा, उसके ऊपर जो बाद में आएगा, ऐसे ऐसे क्या होगा? टीला बन जाएगा। जो सबसे नीचे होगा सबसे पुराना होगा ना। जैसे मान लो एक भवन है, मकान है, उसको गिरा दिए, फिर पर दूसरा मकान बना दिया। तब से तुम्हारा लड़का आया, करा अरे ठीक नहीं बना है, इसको गिरा दिया, फिर दूसरा मकान बना। उसका लड़का आया, फिर उसको गिरा दिया। सबसे नीचे वाला सबसे पुराना होगा ना। तो जब खुदाई करते हैं, तो जो सबसे नीचे प्राप्त होता है, सबसे पुराना साक्ष्य होता है। जो सबसे ऊपर पाया जाएगा, वो सबसे नया साक्ष्य होगा। आए बस समझ में नहीं? इससे पता चलता है कि मतलब भारतीय इतिहास में कौन पुराना है, कौन नया है। रहन सहन, खान पान, पहनावे, इन सब तरीकों से पता चलता है कि हमारी संस्कृति कैसी है। खेती बाड़ी,
लेन देन, इन सब से पता चलता है कि हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी। राजा प्रजा, इन सब से पता चलता है कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी। ऊंच नीच भेदभाव, इन सब से पता चलता है कि हमारी सामाजिक स्थिति कैसी थी। अर्थात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि चीजों की जानकारी हमको इतिहास से प्राप्त होती है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त हुआ। जिसके मन में प्रश्न उठा वो प्रश्न मुझसे पूछो। नहीं पूछोगे?